एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे अचानक से बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर और खांसी के मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, इसको लेकर लोगों ने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। इसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गाइडलाइन जारी की है कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना एक खतरनाक साबित हो सकता है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयेश लेले। डॉक्टर जयेश लेले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर जयेश लेले, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन जारी करी और लोगों को हिदायत दी है कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें वरना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसमें देखा गया है कि जैसे आपने वायरल फीवर के बारे में जिक्र किया, तो वायरल फीवर जो मौसमी जिसके साथ में आता है, पोल्यूशन के साथ में वो एग्रीवेट हो सकता है। और जैसे टेम्परेचर अभी बदल रहा है, जैसे दिसंबर जैन फेब में नॉर्मली ठंडी रहती है, फरवरी में भी ठंडी रहती है, लेकिन अभी फरवरी से ऐसा देखा गया है कि काफी टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा। और ये जब भी अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगता है तभी कुछ जात के वायरसेस जो है वो देखने मिलते हैं। और उसी टाइप से वायरल फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बुखार आना, सर्दी खांसी, हाथ पांव दर्द होना और कभी कभी नौशिया, ऐसे जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो जनरली 3 से 4 दिन रहते हैं। और उसमें ये भी हमने देखा है, स्टडी किया है कि जो केसेस बढ़ते जरूर है साथ में, लेकिन उनको हेवी एंटीबायोटिक या डे टू डे एंटीबायोटिक जो हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज करना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और वायरस जो हम लोग बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग सेल्फ लिमिटिंग, मतलब हमारे बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी है कि वायरस अंदर जाने के बाद में ये जो सिम्टम तो दिखाई देते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर हमारी खुद की बॉडी उसको प्रतिकार करके, प्रतिकार शक्ति से वो वायरस को मिटा देने की कोशिश करता है, जिसमें ये सब बुखार आना, बुखार बढ़ जाना वगैरह सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसमें बिना एंटीबायोटिक काम चल जा सकता है। खाली आपको टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो कम कर सकते हैं, अगर सर्दी है, खांसी है तो वो हिसाब से सिम्टम्स अनुसार दवाई ले सकते हैं। जनरल एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे व्हाट्सएप के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लोगों को ट्रांसफर हो रहे थे और अनाप शनाप जो स्टेरॉइड से लेके एंटीबायोटिक से लेके दवाई, जिसको हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है, वो होती थी, वो बढ़ रही है। तो वैसे ही लोगों को लगता है कि जो सर्दी खांसी है, हाई फीवर है, मैं जास्ती बड़ा एंटीबायोटिक लेता हूं, लेकिन ये गलत है। तो इसके लिए हमने IMA ने सोचा कि इसके बारे में लोगों को एक इत्तला की जाए कि भाई ये करना जरूरी नहीं है, ये मत करिए, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर सिंपल वायरल फीवर है तो बुखार को कंट्रोल में रखिए, सर्दी खांसी है तो गार्गल्स करिए, ऐसे चीज से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर जयेश लेले, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो ऐसे में एंटीबायोटिक को लेने से पहले ये जानना कि इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है कितना जरूरी होता है? ये 100% जरूरी होता है, क्योंकि वायरल फीवर में बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो है वो जरा भी काम नहीं करती है। तो इसमें ये वेस्टेज ही होता है। और ये भी देखा गया है कि वायरल फीवर, जैसे मैंने बताया कि ये 2 से 3 दिन में हमारी बॉडी प्रतिकार शक्ति से वो वायरस को नाकाब कर देती है। तो इसमें अगर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो पेशेंट को लगता है कि मैंने ये आज एंटीबायोटिक लिया, मैं ठीक हो गया, अभी मैं एंटीबायोटिक क्यों चालू रखूं, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर एंटीबायोटिक भी बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक में वो रेजिस्टेंस बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि फिर जब भी हमें नॉर्मल, जब भी जरूरी है तभी ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पहले ही वो एंटीबायोटिक एक्सपोज हो चुका है। और वायरल में एंटी वायरल ड्रग्स लेना चाहिए, लेकिन जैसे सर्दी खांसी जैसे मामूली इन्फेक्शन में एंटी वायरल ड्रग्स लेना हम लोग जरूर नहीं समझते, क्योंकि एंटी वायरल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टली है। एट द सेम टाइम एंटी वायरल की लेने के लिए हमें उसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग करना चाहिए, जरूरी है वही करना चाहिए। और हर वायरस में जो एंटीवायरल है वो उपयोगी होगा ये भी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए एंटीवायरल ड्रग देना बहुत आसान काम नहीं है और वो रिजर्व रखना चाहिए। एंटीवायरल में जब भी जरूरत है तभी लेना चाहिए। एंटीवायरल ड्रग हमेशा लोग लेते भी नहीं है, लेकिन लोगों को नाम मालूम है तो लोग पूछते हैं
और बैक्टीरिया के साथ में वो भी लेते हैं। तो एंटीवायरल में जरा भी एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ड्रग्स को लेना जरूरी नहीं है। जी डॉक्टर जयेश लेले, जिस तरीके से देश में इस समय सर्दी खांसी के मामले जो बढ़ रहे हैं या बुखार के मामले जो वायरल फीवर के बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के लोग चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, तो क्या आपको लगता है कि आपके रिसर्च के अनुसार कौन से एक पर्टिकुलर एज ग्रुप इसका शिकार हो रहे हैं, और दूसरा कि क्या इसके पीछे वायु प्रदूषण भी एक फैक्टर हो सकता है? दो एज ग्रुप हमें जास्ती दिखाई दे रहे हैं। वो ग्रुप है जैसे हम एल्डरली या कोमॉर्बिड बोलते हैं, जैसे अबाउट 45-50 के आसपास के आगे के लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या दूसरी कुछ छोटी मोटी बीमारी है, लीवर डिजीज है, रीनल डिजीज है, तो उनमें कोई भी वायरस जो है वो जल्दी पकड़ लेता है और वो ट्रांसमिशन हो सकता है। उसी के साथ में यंग बच्चे लोग हैं जो कॉलेज में जाते हैं, जो इधर उधर खाना खाते हैं, घूमते रहते हैं और कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो ये जो दो ग्रुप में है उसमें मैक्सिमम पाया गया है। उसी के साथ में स्कूल गोइंग किड्स जो एक साथ में खेलते बैठते हैं और एक दूसरे को उसका चेप से लग जाता है, ये 3 देखा गया है। इसी के साथ में हम लोग ये भी ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अभी जैसे गर्मी आती है तो डस्टिंग, और काफी जगह पे बड़े बड़े मेट्रोज में मेट्रो का काम हो या रोड का काम हो, ये जो इंडस्ट्री का काम हो, बिल्डिंग के काम हो, वो जो रिपेयरिंग का काम चलते रहता है उसमें डस्टिंग बढ़ जाता है, और वो डस्टिंग बढ़ने से पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। आज आपने देखा होगा कि कई मेट्रोज में जब ये लास्ट 2 महीने में जब सर्वे किया गया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, तभी देखा गया था कि काफी हवा में जो हमारे पोलन ग्रेन्स के साथ में, ये टाइम पोलन ग्रेन्स का है, इसके साथ में काफी हद तक पोल्यूशन की मात्रा भी पाई गई थी, जो वो वायरल को एग्रेवेट कर सकती है। तो ये दोनों चीज साथ में मिला के डेफिनेटली जो हम 50 तलक पेशेंट अगर रोज ओपीडी में देखते थे थोड़े टाइम के पहले, आज वही नंबर 70 से 100 तलक पहुंच गया है। सो ऑलमोस्ट 25 to 30% इंक्रीज हो गया है, और वो सभी पेशेंट जो है वो सर्दी खांसी बुखार बॉडी पेन कम जास्ती अलग अलग थोड़े से सिम्टम्स देख के पाए गए हैं। डॉक्टर जयेश, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त अगर हम देखा जाए तो जैसे सर्दी खांसी के जो मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि कोरोना के बाद लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गई और इसी की वजह से तरह तरह के जो वायरस है उससे संक्रमित हो रही? कोरोना में डेफिनेटली, कोरोना जब भी आया आपको याद होगा 2019 और 20 के बाद में 20 में हमारे बम्बई में आ गया था, इंडिया में आ गया था, और ऑलमोस्ट 3 साल तक वो कोरोना रहा। कोरोना का तो एक विषय ही बहुत बड़ा और अलग हो सकता है, लेकिन कोरोना में शुरू में जब हमारे पास वैक्सीन नहीं था, हमारे पास क्लियर कट मेडिसिन नहीं थे, और लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ में स्टेरॉइड या एंटीवायरल सभी ड्रग यूज करते थे, तभी ये भी देखा गया था कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। लेकिन कोरोना, पोस्ट कोरोना में, जहां तक आपको ये कर दूं, पोस्ट कोरोना में जो जिसको सीओपीडी है, जिसको अस्थमा है, या किसी को कोरोना के बाद में हार्ट अटैक है, ये जो होने से काफी हद तक ये देखा गया था कि उनकी इम्यूनिटी जो एल्डरली है, जो कोमॉर्बिड है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है। जनरल पॉपुलेशन की इम्यूनिटी कम नहीं हो गई है, क्योंकि हमें तभी सभी लोगों को जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन ए, विटामिन डी है, ये विटामिन हमने दिए थे, और काफी हद तक लोगों को इम्यूनिटी है वो बच के रही है। लेकिन पोस्ट कोरोना ये इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ा है, इसके लिए कि कोरोना इटसेल्फ होने के बाद में कोई कोई लोगों को थोड़ा सा रेसिडुअल फैक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो वायरल न्यूमोनिया किसी को हो गया था, या किसी को दवाई लेने पड़ी है, किसी को डायबिटीज है, उनको थोड़ा सा इसका इफेक्ट जास्ती दिख रहा है। जी डॉक्टर जयेश, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।